नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए की मीडिया की चौपाल में हम बात करते हैं शहर के प्रतिष्ठित और जागरूक पत्रकारों का नज़रिया। जानते हैं उनकी बेबाक राय को। ना कोई अदावत, ना कोई सियासत और ना ही कोई शिकायत। यहाँ बात होती है मुद्दे की, आप सबसे जुड़े हुए जनहित के मामलों की। आज हम मुद्दा लेकर बैठे हैं 5 तारीख को होने वाले नगर निगम के बजट की बैठक के बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे धमतरी का बजट कैसा हो नगर निगम का, जिससे धमतरी को एक नया रूप, एक नया कलेवर दिया जा सके। हमारे बीच में मौजूद हैं पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी, साथ ही मौजूद हैं हमारे नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी, धमतरी एक्सप्रेस के संपादक रंजीत छाबड़ा जी मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सजग प्रहरी न्यूज़ 18 के संवाददाता अभिषेक पांडे मौजूद है। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रज्जाक रिजवी जी से। रज्जाक रिजवी जी, बजट का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, धमतरी शहर के विकास के लिए जो बजट नगर निगम बनाने चाह रही है, उसमें शहर के हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारे धमतरी के लिए खास करके स्मार्ट सिटी की जो कल्पना यहाँ की 1 लाख जनता जो करती है, उसके अनुरूप ही बजट बनना चाहिए। अब वो स्मार्ट सिटी में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि हमारे जो शहर है, शहर के लोगों को, आबादी अगर 1 लाख है तो यहाँ 1 लाख की आबादी को शुद्ध पानी मिलना चाहिए। शुद्ध पानी के अंतर्गत क्या है, वर्तमान में 80 लीटर पानी देने, प्रत्येक व्यक्ति को 80 लीटर पानी देने की घोषणा की गई थी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि शहर के 40 में से 24 वार्ड ऐसे हैं जहां पर पेयजल व्यवस्था गर्मी के समय लड़खड़ा जाती है। टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति कई वार्डों में की जाती है, और लेकिन कुछ वार्डों में पानी नहीं मिलता, और अधिकांश वार्डों में गर्मी के समय में पानी को लेकर के हाहाकार मच जाता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध जल की व्यवस्था करना हमारे लिए धमतरी के लिए सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो है, आज धमतरी की जो एक दूसरी प्रमुख समस्या है वो ट्रैफिक की है। और ट्रैफिक की वजह से होता क्या है कि कई न्यूसेंस क्रिएट होते हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं जो हो रही है वो ट्रैफिक के कारण है। आप देखिए, धमतरी से सियावा चौक से लेकर के मगाई चौक से लेकर जोधापुर चौक तक, और जोधापुर चौक से आप रत्नाबांधा चौक चले जाइए। इसमें इन रास्तों में हर साल करीब 15 से 20 लोगों की मौत होती है। आप सदर बाज़ार चले जाइए, सदर बाज़ार में 2 वाहन, अगर 1 वाहन घुस गए तो वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और जाम होने के कारण स्थिति ये होती है कि घंटों लग जाते हैं लोगों को आने जाने में। तो सदर चौड़ीकरण का जो मामला है, ये पिछले करीब हमारे यहाँ 10-15 साल से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, और ये बात आ भी रही है कि यहाँ का सदर बाज़ार का चौड़ीकरण होना चाहिए। वहाँ के व्यापारियों से जब हम पूछते हैं तो वहाँ के व्यापारी ये कहते हैं कि भैया, सदर बाज़ार के चौड़ीकरण के लिए हम तैयार हैं, नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। और जब नगर निगम की बात आती है तो वो ये मामले को जिला प्रशासन के पाले में डाल देते हैं, और जिला प्रशासन का ये कहना है कि ये मामला जो है नगर निगम का। इस तरह 3 लोगों के बीच में ये मामला उलझ करके रह गया। और चौथी चीज़ जो शहर की जो है, जो सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, जैसे धमतरी शहर की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएँ दिलाना बहुत ज़रूरी है। मूलभूत सुविधाओं में चलो, पेयजल की समस्या के साथ सफाई व्यवस्था की बात है। आज धमतरी में आप देखेंगे करीब 215 प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जिनके माध्यम से सफाई होती है, लेकिन 40 में से कई वार्ड ऐसे हैं जहां सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते। यहाँ का धमतरी का ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बारिश में पानी जैसे गिरता है तो आप देखे होंगे, मकई चौक से लेकर के ये सीयू चौक से, पीडी नाला से लेकर के और इधर सीयू चौक तक सड़कें जाम हो जाती है पानी से, नालियों में भर जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि नालों में, यहाँ नालों में बाज़ार बसा दिया गया है, जबकि किसी भी शहर में आप ऐसा नहीं देखोगे कि नालों में बाज़ार बसाया गया है। अब उसके कारण क्या होता है कि नालों का भी सिस्टमिक तरीके से जो इसके लिए पिछले साल तो नहीं, इसके साल पहले जो है नालों का और ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने एक बजट रखा, और बजट में करीब 5 करोड़ का प्रावधान किया गया, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ की डेयरियाँ जो है, डेयरियों के कारण धमतरी के करीब 13-14 वार्ड ऐसे हैं जहाँ के हज़ारों नागरिक जो हैं गंदगी के कारण परेशान हैं। तो इस शहर को डेयरी मुक्त होना भी ज़रूरी है। अगर ये शहर डेयरियों से मुक्त होता है तो आप मान के चलिए जो क्लीन सिटी का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। और रहा साधन, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास, जब भी अपन बात करते हैं नगर निगम प्रशासन के पास, तो बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। और वास्तव में आज अगर ऐसा देखा जाए तो उनके पास जगह नहीं है, लेकिन इसी शहर में 44 एकड़ की पेंटिनगंज की जगह भी हमारे पास है। उस जगह में करीब 106 लीजधारी लोग हैं, जिसमें से 3 लोगों का मामला न्यायालय में चल रहा है। आज करीब 90 लाख रुपया वहाँ का किराया भी नहीं पटाया गया है। अगर उस जगह को
वहाँ के लीजधारियों के साथ बैठ के अगर अपन सेटलमेंट करें और वो जगह नगर निगम अगर अधिग्रहित करती है तो एक नया धमतरी हमारे धमतरी बच सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो सिटी स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूरी है। अभिषेक पांडे जी, आप भी बीते 20 सालों से धमतरी को करीब से निहार रहे हैं, यहाँ की समस्याओं से अवगत है और विकास के भी साक्षी बने हैं। जो भी कुछ भी बदलाव हुआ है, आपके नज़रिए में इस बजट में किन किन बातों को अहमियत दी जानी चाहिए? क्योंकि जनता की अपेक्षा 138 साल बाद कांग्रेस को सत्ता सौंपा गया है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस जो है वो परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन की चाह नहीं होती तो ये सत्ता परिवर्तन भी नहीं होता। तो ऐसे किन किन बातों को अहमियत दी जानी चाहिए? धमतरी को सबसे पुरानी नगर निकाय माना जाता है और है भी, लेकिन आज जैसे रज्जाक भैया बता रहे थे कि ड्रेनेज की समस्या है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान शायद अलादीन के चिराग से निकले, वरना अभी तक ऐसा कोई प्रयास दिखा नहीं है। और ये जो समस्या पैदा हुई है इसका कारण है जो पूर्व में जो यहाँ के सत्ता में बैठे हैं उनकी अदूरदर्शिता। फ्यूचर को लेकर प्लान कभी नहीं बनाया। जो मूलभूत सुविधाएं हो तो हर नगर निकाय की जिम्मेदारी है कि आपको पार्किंग की जगह दिलाए, शुद्ध पानी दिलाए, नाली की व्यवस्था कराए, ये मूलभूत सुविधाएं। लेकिन एक प्लान होना चाहिए, स्मार्ट सिटी बनना है भविष्य में जाके, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए और उस पर चलने की कोशिश नहीं दिखाई देती है। अभी भी जो कांग्रेस सत्ता में आई है, हालांकि 1 साल तो कोविड में निकल गया, अभी इनको वाकई में ज़मीन में काम करने का मौका मिला है, तो एक उम्मीद अभी बाकी है। तो बजट में कुछ ऐसी प्लानिंग रहनी चाहिए कि भविष्य में रायपुर जैसी स्थिति ना हो। आप अभी जब रायपुर जाएंगे और 3-4 साल पहले के रायपुर को याद करेंगे तो आप देखेंगे पुरानी गलियों को, पुरानी सड़कों को चौड़ा किया गया है या 4 लेन किया गया है। उसके लिए मकानों का अधिग्रहण करना पड़ा है या पैसा देना पड़ा है, एक महंगा सौदा होता है सरकार के लिए। तो भविष्य में ये स्थिति ना है। ट्रैफिक की जो समस्या आप कह रहे थे, तो ट्रैफिक की समस्या, आप धमतरी में रोड तो एक ही है NH, बाकी तो गलियाँ हैं। हाँ, अब सिहावा रोड और रत्नाबांधा रोड को छोड़ दें तो बाकी गलियाँ हैं। गलियों में धमतरी शहर चलता है और सभी गलियों में अतिक्रमण है। आप एक गली में कार घुसा दो, आधा शहर जाम हो जाता है इधर से उधर। तो हाँ, तो मराठापारा की गलियाँ, पूरी गलियाँ हैं मराठापारा, और आप जहाँ पहले ट्रैक्टर घुस जाया करता था वहाँ बाइक मुश्किल से निकलती है। ठीक है, तो इससे पूरा शहर परेशान होता है। किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है। तो एक ट्रैफिक की जो समस्या है शहर के इंटीरियर इलाकों में, वहाँ कम से कम गलियों का चौड़ीकरण अभी से शुरू करना पड़ेगा, चाहे सख्ती के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है, मैं इसको बहुत लॉन्ग टर्म में ले जाके बोल रहा हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल की जो प्रॉब्लम है। धमतरी वैसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन जिस तरह से बेतहाशा आबादी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ेगा, इसलिए क्लाइमेट कंट्रोल को अभी से ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं, इससे वोट नहीं मिलते हैं सीधा, लेकिन फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो सकता है। बाकी मूलभूत सुविधाओं के लिए रज्जाक भैया ने कहा, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पानी, बिजली, पार्किंग, इसकी तुरंत व्यवस्था जैसे भी हो सके वो करना चाहिए। दूसरा, बिना पैसे के कोई काम कहीं नहीं होता, चाहे घर चलाना हो चाहे निगम चलाना हो। ये इनको जहाँ से टैक्स लेना होता है वहाँ से ये ले नहीं पाते हैं जी। और उसकी भरपाई करते हैं मकानों का टैक्स विकास शुल्क के नाम पर। जहाँ पर सब चीज़ विकसित है वहाँ भी विकास शुल्क लिया जाता है। तो ये गलत तरीका है जहाँ आम आदमी इससे परेशान होता है। जैसे अभिषेक भाई आपने बहुत अच्छी बात बोला, जैसे क्लाइमेट यानी प्रदूषण, धमतरी में हमारे यहाँ करीब 164-65 राइस मिलें हैं। वहाँ पर SPN लगाने का सबको आदेश है, लेकिन यहाँ की 75% राइस मिलों में नहीं लगाया गया वो यंत्र, प्रदूषण निरोधी यंत्र बोलते हैं, वो लगाना चाहिए, नहीं लगा। आज आप चले जाइए कई वार्डों में जाके देखेंगे, अरवा धान जहाँ है, उतना मिले जहाँ गए हैं, वहाँ के जो कण है लोगों के आँखों में जा जाएगा, आँखों में गिर रहा है करके लोगों के अंदर ये क्लाइमेट वाला जो मामला किया ना, अब ये होना चाहिए शहर में। अब हर साल बजट में आप 10 लाख रुपए की व्यवस्था करते हो, काय के लिए करते हो? वृक्षारोपण करना है करके। कलेक्टर साहब बता रहे थे कि इस बार बोले मैं थक गए, बोले लोगों को बोल के बोले धमतरी नगर निगम के अंतर्गत आप बताइए मेरे को कि कितने जगह में या किन वार्डों में वृक्षारोपण हुआ है और हरियाली को बनाने सहजने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। एक अमृत योजना है, उस अमृत योजना के अंतर्गत हमको केंद्र सरकार से करीब 2 करोड़ रुपया मिलते हैं। उस अमृत योजना के अंतर्गत इसी हरियाली को डेवलप करने का है, लेकिन वो 2 करोड़ रुपये जाता कहाँ है और उसके अंतर्गत क्या काम हो रहा है शहर में? वो 2 करोड़ रुपया में मेरी जानकारी के साथ उसका जो पैसा है ये क्या करते हैं, तालाबों में खर्च, गार्डनों में खर्च कर देते हैं। जैसे मैं कहीं तालाब के गार्डन के डेवलपमेंट है,
उसमें शुरू में तो 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, मतलब पहले नगर निगम ने। इसके बाद अभी करीब 25-30 लाख रुपया खर्च कर दिए हैं। कुछ रामसगरी तालाब में कर देते हैं, गेट बना देते हैं, और इसी को ये बोलते हैं कि अमृत योजना का संचालन धमतरी में बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और बहुत घटिया निर्माण हुआ है रामसगरी तालाब का, जी आँख से दिखा जाए। दीप शर्मा जी, चूँकि 5 तारीख को बजट भी पेश होना है और 14 महीने बाद सामान्य सभा की बैठक हो रही है, इस जो विलम्ब हुआ है या देरी हुई है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं और ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये सवाल धमतरी की फिजाओं में लंबे समय से गूंज रहे हैं। अब तो लोगों की ज़ुबान पर इस तरह का आ गया कि केवल समान सभा इस तरह का मामला चल रहा है, और लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस तरह का खेल भी खेलते रहे। बैठक समान सभा बैठक करके। मैं अपनी बात थोड़ा सा अलग ढंग से मैं कहना चाहता हूँ। इस दुनिया में 4 चीज़ें बहुत कठिन काम है। एक तो चींटी को लिपस्टिक लगाना, क्या बात है, हाथी को गोद में बैठाना, और मच्छर को कपड़ा पहनाना, और चौथा काम है भारतीय नेताओं को समझाना। ये 4 कठिन काम हैं जो असंभव है। ये मेरे हिसाब से संभव तो हो ही नहीं सकता। ये हम लोग उस चीज़ों को देखते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि किसी भी क्षेत्र का, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उस शहर की पालक संस्था होती है। और जिस तरह घर का अभिभावक या घर का पालक पूरे परिवार की देखरेख करता है, पूरे परिवार की ज़रूरतों को समझता है, बुनियादी आवश्यकताओं को समझता है, उसी तरह की अपेक्षाएं हमको इन संस्थाओं से होनी चाहिए, और है भी। लेकिन इन संस्थाओं में जो भी बैठते हैं वो अमूमन 5 साल की नौकरी समझ के वहाँ पे बैठते हैं। उनको शहर के बुनियादी आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे धमतरी शहर का चूँकि सबसे प्राचीन नगर पालिका रही है, तो हमारा दुर्भाग्य है। हम लंबे समय से इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। रही बात, अगर बजट की बात हो रही थी, फिर मैं उसमें बैठक पे आ जाऊंगा आपका, कि बजट की बात बहुत अच्छी, रजाक भाई ने बहुत विस्तार से बहुत बात की, और अभिषेक भाई ने उस बात को बहुत सलीके से बढ़ाया भी। बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो एक आवश्यकता हो सकती है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये तो अनिवार्य है, आपको देना ही है, क्योंकि आपको चुने ही इसीलिए गए हैं। लेकिन इनसे हट के आप शहर हित के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा कि फ्यूचर प्लान बननी चाहिए, लेकिन फ्यूचर प्लान आज तक नहीं बना। ड्रेनेज सिस्टम हम आज भी देख रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। दूसरी बात, और तीसरी बात ये अपन देखने को आ रहे हैं कि शहर को लेके, जैसे एक मैं बताया आपको कि घड़ी चौक एक उपलब्धि है धमतरी शहर की, हालांकि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे बनना था, नगर निगम अधिकृत थी उसके लिए। तो इस तरह का कोई अलग से काम आज तक हमको नगर निगम या नगर पालिका का नहीं दिखा कि जिसे शहर का सौंदर्य हमको अलग से जाके दूसरे शहर के लोग जो आते हैं वो देखें कि धमतरी शहर कितना सुंदर शहर दिख रहा है। इस मामले पे या इस दिशा में कोई काम आज तक नहीं हुआ। अब रही बात बैठक की, तो समान सभा की बैठक तो वास्तव में बहुत पहले बुलवा लेना चाहिए था। मैंने इस संबंध में एक बार कमिश्नर अभी आशीष टिकरे जी थे, लगभग महीने भर पहले मैंने उनसे चर्चा भी की थी। तो एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी वहाँ बैठा है, उनका ये कहना था कि समान सभा के लिए हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा तो बनाना पड़ता है, मुद्दा कोई चल के नहीं आता आपके पास कि आप इंतज़ार करें कि ये मुद्दा है तो हम समान सभा की बैठक बुलाएं। आपको तो मुद्दा आपको पैदा करना होगा। तो समान सभा की जो डिले हुआ या जो देरी हुई, विलम्ब हुआ, वो इस तरह की लापरवाही की वजह से विलम्ब हुआ। हमारे बीच में धमतरी एक्सप्रेस के संपादक रंजीत छाबड़ा जी भी हैं। बीते आधे सदी से धमतरी के बदलते स्वरूप को इन्होंने अपनी आंखों से निहारा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि दीप भाई ने कहा कि धमतरी में कोई ऑर्नामेंट वर्क नहीं हुआ अगर घर को छोड़ दिया जाए। रंजीत भैया ये बताएंगे, विकास की बातें तो बहुत होती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपनी उपलब्धि या जो लोग सत्तासीन थे वो अपनी उपलब्धि घड़ी चौक के सिवा कुछ ही दूसरे को बता नहीं सकते, जबकि दिगर शहरों में बहुत सारे काम हुए हैं। तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या नज़रिया की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, क्या है? जैसे कि एक बहुत अच्छी बात है कि 5 साल की नौकरी समझ के आते हैं यहाँ नेता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उसके बाद अपने दायित्वों की तीसरी कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं इसको? अब आपने घड़ी चौक की बात की है तो पहले मैं घड़ी चौक से ही शुरुआत करता हूँ कि जो घड़ी चौक 27 लाख रुपए बनाया गया है,
धमतरी के एक इंजीनियर का कहना है कि मैं इसको 10 लाख रुपए में बना सकता था जी। उसके बाद भी 1 लाख रुपए कमाई में लेके घर जाता। तो ये घड़ी चौक की स्थिति है। वहाँ कभी बहुत बढ़िया फव्वारा लगा हुआ था हाँ। और वो फव्वारा इतना मजबूत था कि सब परिवार वाले अपने बाल बच्चों को लेके एक चक्कर वहाँ जरूर काटते। उसको तोड़ने में भी लोगों को नानी याद आ गई, बेवजह हटा दिया गया, फिर बना दिया गया। तो ये जितने प्रयोग हैं पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि दीप शर्मा जी की फ्यूचर प्लान। अरे यहाँ तो मास्टर प्लान का ही पता नहीं है। अगर मास्टर प्लान ठीक होता तो बालक चौक का जो म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो 10 फीट पीछे बनता। आपने एमबी ट्रेड सेंटर जो बाजू में है, आपने वहाँ साहब मास्टर प्लान लागू करवा दिया कि साहब आप 10-12 फुट अंदर बनाएंगे अपनी बिल्डिंग। आप क्यों बाहर आ गए? क्या मास्टर प्लान नगर निगम के लिए लागू नहीं होता? मतलब गुड़ खाते हैं साहब और गुलगुले से परहेज करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो अपन जो करने वाले हैं वो है शुद्ध जल की बहुत बातें रज्जाक भाई ने की कि सबसे ज़्यादा जरूरी शुद्ध जल, क्योंकि बिना भोजन के आदमी 1 महीना जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना शुद्ध पेयजल के 1 दिन काटना मुश्किल है। तो आप अगर मेरे साथ दौरा करें, पूरी डीएनए टीम दौरा करे, तो रुद्री में मैं वो गंदा नाला दिखा सकता हूँ जिसमें पूरी सिंचाई कॉलोनी का और पूरी रुद्री गांव का गंदा पानी टट्टी पेशाब वाला बहते हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ओर आता है। और कितना भी आप साफ कीजिए उसका कहीं न कहीं प्रदूषित मात्रा कुछ ना कुछ धमतरी वासियों तक आ रही है। इस बात को लेके मैंने महापौर के संज्ञान में भी लाया था, पिछले महापौर संज्ञान में भी लाया था, लेकिन 2-2 के संज्ञान में लाने के बाद अभी तक वो समस्या हल नहीं हुई है। इससे समझ लीजिए कि पेयजल की स्थिति धमतरी में क्या है और जन स्वास्थ्य किस तरह खतरे में है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जिस तरह के एक विशेषज्ञ होने चाहिए जो मात्रा डालते हैं उसमें दवाइयों की, वहाँ एक्सपर्ट नहीं है। उन्हें बता के चल देते साहब इतनी मात्रा है पानी में डाल दीजिए और वो साफ होता रहेगा। तो इस तरह भी जन स्वास्थ्य खतरे में है। दूसरा जो है, बहुत सारे बजट में प्रावधान करने की बातें हो रही है, निर्माण कार्य करने की बातें हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्राकलन भी बना के भेजा गया है, जब आएगा तब आएगा। लेकिन सरकार का खजाना क्योंकि खाली है इसलिए हम लोग ख्याली पुलाव जरूर खा सकते हैं, लेकिन इस कार्यकाल में भी धमतरी का कुछ भला हो पाएगा, विकास हो पाएगा, उसमें कम से कम मुझे संदेह है। क्योंकि जो बॉडी बैठी है वो भी कांग्रेस की है और ये भी कांग्रेस के हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ कोई जाने वाले नहीं है। और सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था हालात है, वो किसी से छुपा हुआ विषय नहीं है। खाली ज़मीन की बात कर रहे थे, पेंटिनगंज की 44 एकड़, आज तक उसका सीमांकन नहीं कराया गया है। जब पिछले कलेक्टर साहब थे आर.के. जब अर्चना चौबे जी के कार्यकाल में जो एस प्रकाश कलेक्टर एस प्रकाश जी, उन्होंने मेरे सामने एक दौरा करके भौतिक परीक्षण करते हुए सारे जगह चिन्हित करके कहा था कि ये सारी जगह सेव की जाए, फेंसिंग की जाए, संरक्षित की जाए और अपने हिसाब से नगर निगम उसका व्यवस्थापन करेगी और आर्थिक दरिद्रता से निकल जाते। मैं अक्सर धमतरी नगर निगम के बारे में एक बात जरूर कहता हूँ कि अमीर धरती गरीब नगर निगम। अगर नगर निगम बदहाली है, हर 2 महीने बाद मुख्यमंत्री की ओर कटोरा लेके मांगते हैं कि साहब तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो अपनी आर्थिक दरिद्रता से निकल सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं निकलना चाहते, क्या मजबूरी है, किसका दबाव है, ये तो वही जाने। लेकिन 105 वहाँ जो लीजधारी हैं उसमें से अगर 4-5 को छोड़ दिया जाए जिन्होंने हाई कोर्ट में मामला लगा कर रखा है, बाकी सारी व्यवस्था वहाँ हो सकती है और आर्थिक दरिद्रता से नगर निगम निकल सकती है। जी, जैसे आपने कहा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, वहाँ आपने बोला कि गंदा पानी वहाँ से होकर के आता है। ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं आप कि वहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर कोई टेक्निकल आदमी नहीं है वहाँ, और टेक्निकल आदमी नहीं होने के बाद करीब हमारे यहाँ 9 ओवरहेड टंकियाँ हैं जिसकी सालों से सफाई नहीं होती। अब आप ये देखिए कि इस शहर की 1 लाख जनता को आप किस किस्म का पानी पिला रहे हैं। ये आपको मालूम होगा 14.96 पॉइंट के LMD की एक टंकी और मरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी करीब 34 करोड़ की लागत है, जिसके अंतर्गत करीब 8200 किलोमीटर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाना है। इस काम के लिए आपको बजट भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो काम गति नहीं पकड़ा है और सामने गर्मी है, तो क्या स्थिति बनेगी पेयजल की समस्या। और कोई पार्षद जो है इसके लिए साहब आवाज़ नहीं उठाता। दावे बहुत हुए थे कि 100 साल पानी की एक बहुत अच्छी बात आपने और कही रंजीत भाई, आर्थिक बदहाली की स्थिति एक विडंबना की ओर और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में ये अगर नगर निगम चाहे तो अपने खुद के आय के स्रोत पैदा कर सकती है या करना चाहिए। 40 वार्डों में जितने भी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने हैं
40% 40% व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जर्जर स्थिति में है। वहाँ ना कोई दुकानदार है, ना किराया आता है वहाँ से। एक पूरा का पूरा एक निर्माण कार्य जितना फंड वहाँ पे लगा हुआ है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। नहीं दीप, लेकिन नया बस स्टैंड में जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें आपने 9 दुकानें ऊपर में बनाई हैं। आप ये बताओ 9 दुकान बनाने के लिए कौन से शासन गाइडलाइन का आपने पालन किया? और पहले बार पूरे मतलब प्रदेश के इतिहास में एक पहले बार देखा जाएगा क्या कि दुकानदार जो काबिज हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप ही नक्शा बनाइए, आप ही अपने तरीके से बना लिए। जबकि 2 दुकानें जो आरक्षित की गई है वहाँ पर लोगों को ठेला देने के लिए था। छोटे छोटे जो फुटकर पे बैठते हैं ना, ये जगह उनके लिए आरक्षित थी, लेकिन यहाँ के एक पॉलिटिकल अप्रोच के चलते एक व्यक्ति को दे दी गई वो जगह। इस मामले में एक दावा और करना चाहता हूँ रजाक भाई आपसे, बहुत बड़ा दावा ये कि बाकी शहरों पे सड़कें जो बनती है चलने के लिए बनती है, पाइपलाइन जो विस्तार होता है बिछाने का वो पानी पीने के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ सड़क और पेयजल विस्तार जो होता है केवल भ्रष्टाचार के लिए होता है। भागीरथी नल इसका और कोई उपयोग नहीं है। दीप भाई, भागीरथी नल ये जल योजना जो है ना, उसके अंतर्गत हमारे धमतरी में करीब 12,000 कनेक्शन दिए गए। तो 10,000 कनेक्शन तो लग ही गए थे उस समय, फिर बाद में और करके 2,000 कनेक्शन और लगे। आज आप वार्डों का निरीक्षण करिए, आप देखिए मुश्किल से जो 1 घंटा कि तो 1 घंटे का तो टाइमिंग रहता है नल सूखा, और इस 1 घंटे में 2 गुंडी या 4 बाल्टी अगर आप भर लो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे उसकी टोटी की धार जो है एकदम पतली हो जाती है। रज्जाक भाई, अभी जो हालात चल रहे हैं कोरोना के बाद 1 साल के बाद देश और प्रदेश के जो हालात हैं, कहते हैं कमा के कोई बड़ा नहीं बन सकता लेकिन बचा के जरूर बड़ा बन सकता है। तो इन 138 साल की बात हम ना भी करें तो 15 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, लाखों रुपए का जो स्क्रैप निकला है लोहा, कई जगह निर्माण हुए, कई जगह टूट फूट हुई, तो वहाँ का माल मलबा जो लोहा है वो भी लाखों रुपए का था, 25-30 लाख रुपए से ज़्यादा निम्नतम बता रहा हूँ। तो उसकी व्यवस्था भी कहाँ है? वो उसका सवाल कौन करता है कि साहब इतना जो लोहा निकलता है सब जाता कहाँ है? ये भी लाखों रुपए, ये बचत भी एक बहुत बड़ी बचत होती है, कई कर्मचारियों की तनख्वाह उसी में निकल जाती है। सही है, लेकिन उस पर गंभीर नहीं है नगर निगम। 135 साल पुरानी बहुत नाज करते हैं, 135 साल पुरानी 135 साल में आप ये नहीं सीख सके कि नाली कैसे बनती है। सही है। 135 साल में आप ये नहीं सीख सके कि पैसे की कमी कैसे दूर की जाती है। 135 साल में आपको ये समझ में नहीं आया कि सड़कें कैसी बननी चाहिए, गार्डन कैसे बनना चाहिए। ये तो जहालत की हद हो गई फिर तो। नहीं तो दीप भाई ने जो कहा ना अभिषेक भाई कि ये नौकरी समझ करके जो काम करते हैं करके, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास विजन होना चाहिए। विजन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि शहर को आप क्या समझते हैं। चलो मेरे को आप ये बताइए, धमतरी जो है ना, यहाँ पर कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ थी? प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले यहाँ पर हमारे यहाँ करीब 8,500 झुग्गी झोपड़ियाँ थी 24 वार्डों में, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ 6,308 आवास बनाना था, जिसमें से आज की तारीख में सिर्फ 3,200 आवास बने हैं, और कई लोगों को दूसरी किस्त की राशि नहीं मिली है, और जबकि उसका पैसा आ चुका है, और मेरी जानकारी के हिसाब से उसका पैसा भी शायद किसी दूसरे मत पे खर्च कर चुके हैं। ऐसा तो चल रहा है रज्जाक भाई, मैं इस मामले में भावनात्मक रूप से नहीं कह रहा हूँ इस बात को, बहुत तार्किक ढंग से इस बात को कहना चाहूँगा कि शिकवे शिकायत तो दूर कर सकते हो आप, लेकिन जो इस शहर के माटी के साथ गद्दारी करता है ना, उसको आने वाला भविष्य और आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। देखिए साहब दीप भाई, यहाँ तो माटी नहीं भैया, आप अपने आने वाली पीढ़ी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। यहाँ तो अभिषेक भाई जो पार्षद चुन के आता है ना, मेरे कई मित्रों से पार्षद मित्र हैं, वो बोलते हैं यार यहाँ कौन कौन से निर्माण काम चलता है भैया, यहाँ पर कमीशन कौन कौन से काम में मिलता है करके। पार्षद यहाँ तो 75 लाख रुपया का शायद 75 लाख रुपया है, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर के लिए खर्च की है, और उसमें महापौर ने खुद 5 लाख रुपया अपनी निधि से मास्क और सैनिटाइजर का मामला, और उसी को भाजपा पार्षद लोग उठाया कि इसमें अनियमितता बढ़ती गई है करके। तो यार जहाँ मास्क खरीदने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सैनिटाइजर में किया जा रहा है, सीसी रोड में कमीशन लिया जा रहा है, वो पार्षद क्या जनसेवा की भावना से आए क्या? रज्जाक भाई, इसके पहले बनने के लिए आज की तारीख में बिना 10 लाख खर्चा करे कोई पार्षद बन सकता है क्या? वही बात मैं आ रहा हूँ। पार्षद बन के आएगा तो पहले अपने 10 लाख को कवर। रंजीत भाई, नहीं तो क्या आप 10 लाख रंजीत भाई, सुनो पिछले 10 लाख रुपया का खर्चा क्या वो भ्रष्टाचार करने के लिए किया है क्या? नहीं, पिछले जन चौपाल में एक मिनट सुनिए ना, पिछले जन चौपाल में देवेंद्र भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था कि जो पार्षद चुनाव होते हैं उनको आजकल ठेकेदार लोग मैनेज कर रहे हैं अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ये है सच्ची बात। तो ये तो फिर वो किस हिसाब से जनहित के लिए जाएगा वो? लेकिन एक सवाल अभी भी देवेंद्र भाई का छूता है, वो देवेंद्र भाई से ही अपन पूछे कि सामान्य सभा की जो बैठक है वो 1 साल के बाद हो रही है, इसका कारण आप क्या समझते? इसका कारण जो विपक्ष से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि हमारे बहुत सारे सवाल जो लंबित हैं
और जिनका जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है, जिसके चलते कोरोना और दूसरे बहाने को सामने लाकर ये लोग एक्सटेंड करते रहे, बढ़ाते रहे करके, क्योंकि कोरोना काल में भी दुनिया भर के काम हुए और सब बैठकें होती रही, लेकिन सामान्य सभा की बैठक को टाला गया है करके। और एक विपक्ष के दबंग नेता का यहाँ तक कहना है कि हमारे पास कुछ ऐसे मुद्दे हाथ लगे हैं जिनसे तो पूरा भूकंप आ सकता है निगम में। हालांकि एक चिंतनीय और सोचनीय बात यह है कि अभी वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए। तो मेरा तो ये मानना है, मैं बेबाकी से मीडिया चौपाल में कहूँगा कि जिन विपक्ष के पार्षदों के पास शब्द है, जानकारी है या सवाल है, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। बेशक कि वो कहीं न कहीं दबे हुए हैं, और ये क्या दबे हुए हैं ये धमतरी की जनता भी समझती है और जानकार लोग भी जानते हैं। और जो लोग बोल सकते हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं, जिसके चलते सामान्य सभा को फुटबॉल की तरह लुढ़काया जा रहा था। देवर भाभी की होली है मतलब है। हाँ, लिमिट तक रंग लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगाएंगे। लेकिन देवन भाई एक चीज़ ये बताइए मेरे को, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने विपक्ष से बात किया तो उनको एक समान सभा सदन सभा की बैठक का इंतजार है। हाँ। अगर पार्षदों के पास वो मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिससे भूकंप आ सकते हैं, हाँ। तो उसके पास और भी तो प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सही है। क्यों सदन सभा समान सभा की बैठक का इंतजार क्यों? नहीं, मैंने या तो कहीं न कहीं शब्द और कहा हाँ। कि उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, सही है। कुछ अपनी मजबूरियां हैं। मैंने तो उनको यहाँ तक ये कहा कि आप उसको मीडियम लीक कर दीजिए, मीडियम बता दीजिए अगर कोई जनहित के मुद्दे हैं तो करके। लेकिन वो जो है ना उसके लिए राजी नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी मैं नगर निगम के सवालों की सूची देख रहा था, वो सवाल दूर दूर तक नज़र नहीं आया मुझे। तब फिर मामला मेरे समझने में देर नहीं लगा कि विपक्ष भी कहीं न कहीं मुखर जरूर है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की भाषा में खामोश भी है। लेकिन मेरा नज़रिया अलग है देवन भाई। मैं जब देख रहा हूँ बहुत दिनों से, लंबे समय से, कि यहाँ के पार्षद जो हैं विपक्ष के, वो जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जाते हैं कि आप समान सभा की बैठक बुलवाने के लिए आप उनको सलाह दीजिए। दूसरा वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सीएमएचओ के पास जा रहे हैं कि इनको पीपी किट दीजिए। हाँ। ये केवल नजरिया जो है ना हाईलाइट होने के लिए है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ड्रामा कोई मुद्दा नहीं उनके पास, विपक्ष के पास ड्रामा। लेकिन सवाल ये, जिस भूकंप की आपने बात की, वो भूकंप के चक्कर में ज्वालामुखी फटा और गर्म लावे में उनकी खुद के पार्टी के लोग भी फंसते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम बालक चौक कॉम्प्लेक्स की बात करें कि ठेकेदार का पैसा उन्होंने अमानत राशि क्यों जब्त नहीं की, क्यों उस पैसे को रिलीज कर दिया गया। विधायक ने भी विधानसभा में बातें उठाई हैं। तो उस पूरे मामले में अगर बात करें तो खुद फंसते हुए कटघरे में सरकार आ रहे हैं। ये भूकंप के चक्कर में गर्म लावे में तो ये खुद तप रहे हैं, कटघरी में आ रहे हैं। ठीक बोल रहा हूँ। नहीं, जैसे कि आपने कहा ना, वो जो बालक चौक वाला वो प्रश्न लगा हुआ था, ऐसा उस संबंधित पार्षद का दावा है। अब वो प्रश्न ही गायब हो गया कि उस कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या हुआ है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में वो कॉम्प्लेक्स स्वीकृत हुआ, 4 मंजिला बनाना था, 2 मंजिला तक बना। अब सत्ता बदल गए तो इन्होंने उसका स्वरूप भी बदल दिया कि 2 मंजिल से ऊपर नहीं जा सकता। इस संबंध में जब महापौर से बात की गई संबंधित लोगों से, तो उनका कहना यह है कि इसके फाउंडेशन में वो मजबूती नहीं है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि किस व्यक्ति ने, किस अधिकारी ने, किस टेक्नीशियन ने इसका लेआउट बनाया था, ड्राइंग बनाया था, और ड्राइंग जिसने बनाया था वो ऐसे कमज़ोर क्यों बनाया कि कमज़ोर प्लिंथ में वो 4 मंजिला इमारत खड़ी करने का प्रस्ताव दिया था। वैसे लोगों के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इन सब बातों को लेकर एक संबंधित पार्षद ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो सवाल ही गायब हो गया। नहीं देवेंद्र भाई, सवाल वाली जो गायब वाली बात है, जिस पार्षद ने प्रोपोगंडा किया, आज उसकी वेरिफिकेशन किया गया, उस पार्षद ने सवाल ही नहीं लगाया। अच्छा। और दूसरी चीज़ उससे यह कहा गया अगर आपने सवाल लगाया तो उसकी फोटोकॉपी ला करके दीजिए। इंतजार करते रहे, नहीं रहे, फिर लेकिन वो जो कल लॉटरी निकाली गई थी उसी लॉटरी के सिस्टम से कल वहाँ की प्रक्रिया संपन्न की मतलब उसकी कॉपी तो होगी। मतलब आप इतना झूठ बोलते हैं यार, झूठ की भी हद है। केवल अखबार की सुर्खियां बना रहना चाहते बस, हैं और कुछ भी नहीं इसके अलावा। अच्छा, मेरे को यह बताइए कि नेता अभी जो विपक्षी पार्षद हैं यहाँ करके जो भी हैं, जितने भी हैं, या नेता प्रतिपक्ष की आप बात कर लीजिए, चलो कौन कौन से जनहित के मुद्दों को लेकर के उन्होंने सड़क में लड़ी है? नहीं, क्या किसी, अभी मैं देख रहा था कि जो सवाल लगाए गए हैं, 49 सवाल लगाए गए हैं, जिसमें से 15 भाजपा के पार्षदों ने जो लगाया है, वो सवाल में क्या चीज़ें पूछी गई है, इसकी प्रक्रिया क्या है, बैठक को किस तरीके, महापौर ने अब तक किन किन वार्डों का दौरा किया, ये सवाल है साहब। दुर्भाग्यजनक बात यह रजाक भाई कि जिस बालक चौक कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, जिसको विधायक विधानसभा में उठाती है, नेता प्रतिपक्ष चाहता तो यहाँ के पटल पर उठा सकता था। माननीय सभा में एक प्रश्न और लगना चाहिए था। ताराचंद, कहीं से मुझे पता चला कि ताराचंद हिंदुजा ने अपने ज़माने में कुछ बहुत सारे FDR करा रखे थे बैंक में,
तो उससे जो निगम को आय होती थी ब्याज के तौर पर, उससे काफ़ी कुछ सैलरी बांटना या कोई पेमेंट करना, वो वहाँ से मैनेज एक बैकअप अमाउंट रहता था हमेशा। वो सारे FDR एक एक करके तुड़वाए जा रहे हैं और लगभग वो ख़त्म होने की स्थिति में। निगम का ही पैसा था, बैंक में जमा था, वो बतौर FDR। अभिषेक भाई, जब निगम अस्तित्व में आई ना, हाँ, पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया 90 करोड़ रुपया था उसका। सबसे पहला बजट पहले बजट 90 करोड़ रुपया का था, वो करीब करीब आज 98 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है करके। पिछले बार तो आपको मालूम होगा बजट ही पेश नहीं किया गया, है ना। अब इस बजट में करीब स्थापना खर्च वगैरह ये सब मान के चलो तो 80-85 करोड़ रुपया खर्चा होता है उसमें करके। अब ये राज्य शासन से अगर इनको अनुदान सही तरीके से ना मिले तो जैसे योजनाएं जो है ना, ये मूर्त रूप ले नहीं सकती। आप ये देख लीजिए, दीप शर्मा जी अच्छी तरीके जानते होंगे, पिछले करीब 6 बजट में आप देखोगे तो गोकुल नगर का निर्माण, ट्रांसपोर्टिंग नगर का वो है, तमाम ये जो है औद्योगिक नगर का है। मतलब ये लगता है कि पिछले साल के बजट को प्रिंट आउट करवा के फिर तालाबों का सौंदर्यीकरण है, इसमें लाके ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग करेंगे, वही सब चीजें बजट की टू काफी बना जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और होता कुछ नहीं है, और होता कुछ ही नहीं है। आज आप बताओ, गोकुल नगर के लिए ये जगह लोग चयन किए शोरूम के पास, उसमें 45 लाख रुपया खर्च भी कर दिए, 3 करोड़ रुपया का बजट रखे थे उसके ऊपर। बाद में क्या हुआ? आज भी डेरियाँ यही हैं और ना वो गोकुल तालाब सौंदर्यीकरण के लिए हर साल बजट पर प्रस्ताव आता है। आप राम सागर तालाब के गार्डन को देख लो आप। 70 करोड़ रुपया जो सेंट्रल अभी अपने स्टेट गवर्नमेंट से जो मिले, और उसमें इन लोगों ने करीब 40 करोड़ का जो CC रोड और नाली के लिए निकाला है, उसमें आप देखिए वो ठेकेदार लोगों के चेहरे को देखिए, क्या इससे संबंधित एक प्रश्न भी लगा है? किसी भी एक पार्षद ने उससे संबंधित प्रश्न नहीं लगाया है। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं वो कितने जागरूक लोग हैं। तो इसका मतलब क्या माने रज्जाक भैया कि ये पार्षदों को उतनी जानकारी और अकल ही नहीं है, या फिर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? ये बात भी आपकी मैं सहमत हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे विधानसभा के समय अपन ने देखा है, विधानसभा के दरमियान में जैसे 14 इनके विधायक हैं, तो इनका एक वर्कशॉप लगता है। उस वर्कशॉप में इनसे सवाल मंगाए जाते हैं और सवाल मंगाने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन से सवाल आपको उठाना है जिससे हम सरकार को घेर सकें। आप ये देख लीजिए, भाजपा पार्षद दल की एक बार भी बैठक नहीं होती, ना उनको कोई गाइड करने वाला है, ना संगठन उनको सही तरीके से संचालित कर रहा है। तो जनहित के मुद्दे या जनहित से जुड़े सवाल कहाँ से उठेंगे? और जो थोड़ा बहुत गाइड कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं वहाँ। तो भैया ये मान के फिर चला जाए कि एक तो निगम की बात हो गई, पूरा धमतरी जो है विधानसभा वो नेतृत्व विहीन है, पूरा जिला ही मान लो। निश्चित तौर पर, निश्चित दोनों ही तीनों दल, जितने भी दल हैं, कोई विजन, आप बोले विजन नहीं है किसी विजन नहीं है, तो विजन वाला कोई लीडरशिप ही नहीं है। 2020 में नगर निगम में काबिज होते हैं 7 जनवरी 2020 को, है ना। आप जब बैठते हो तो सबसे पहले आपके पास विजन ये होना चाहिए कि 2025 में धमतरी की आबादी कितनी होगी, धमतरी के लोगों की ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या, लॉन्ग टर्म प्लान। हाँ, ये होनी चाहिए और उसको प्लान करके आप करिए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो, आप 10 साल पीछे जाके कर रहे हो। वो गोकुल नगर अगर इस बजट में शामिल करोगे तो तुम्हारी 10 साल पुरानी योजना है यार, औद्योगिक नगर को तुम शामिल करोगे तो 10 साल पुरानी है, ट्रांसपोर्ट नगर को करोगे तुम्हारी 10 साल पुरानी योजना है। लागत डबल हो रजाक भाई, मैं DNA के मन से एक विजन देना चाहता हूँ, व्यक्तिगत विजन है, आप उसमें कितने सहमत है ये मेरे को बताइएगा। कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर से लेके सब इंजीनियर तक, और जितने भी सभापति हैं विभागों के, उनको एक एक वार्ड का जिम्मा दे दिया जाए कि आप इस वार्ड को गोद लेते हैं, और 6 महीने में समीक्षा करके अगर आप वहाँ फेलवर हैं तो आपका एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। बिल्कुल सही। अगर ये विजन वहाँ पे नगर निगम में हो जाए तो बहुत गंभीरता के साथ हर आदमी अच्छी बात, बहुत अच्छा है। पार्षद की भूमिका खत्म हो जाएगी, परिणाम हैं? पार्षद की भूमिका खत्म हो नहीं जाएगी। नहीं, पार्षद के साथ एक वार्ड को ले ले गोद ले ले, वो उसके साथ सामंजस्य बैठा के उस वार्ड का विकास करे उसका। नहीं, विकास के लिए मान लो किसी की सीढ़ी और वो गाड़ी चलाने का प्लेटफॉर्म तोड़ना पड़े तो पार्षद आ जाएगा, मेरा वोटर आपस में सामंजस्य बैठा के, मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपस में सामंजस्य बैठा के। लेकिन इससे एक शहर में एक नया विजन तो जरूर दिखेगा, बहुत अच्छा। और 6 महीने में समीक्षा करके उसका एक इंक्रीमेंट रोक दीजिए। एक सवाल पब्लिक की ओर से भी आया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया की चौपाल में हम सवालात रखते हैं और हमारे मेहमान बेबाक नज़रिया रखते हैं। हमने इस एपिसोड में एक नई व्यवस्था की है कि हमारे जो दर्शक हैं DNA के, उनसे भी हम मशवरा मांगते हैं और उनका एक सुझाव आया है, एक सवाल आया है कि उत्सुकता है, एक जानकारी चाहते हैं। हम यहाँ के उपस्थित सभी मेहमानों से जानना चाहेंगे कि शहर में जो विकास शुल्क आरोपित किया गया है, ये किसी भी मायने से न्याय संगत नहीं लग रहा है लोगों को, और उनका मानना है कि 30 रुपया जो प्रति फीट ये विकास शुल्क लिया जा रहा है, ये अवैध कॉलोनियों के लिए आरोपित था, लेकिन ये शहरी क्षेत्र में भी लागू किया है। ये जनता के ऊपर एक बोझ के समान है। इस पर क्या नज़रिया है आपका? मैं एक बहुत
तकनीकी और बहुत अच्छी जानकारी आपको देना चाहता बिल्कुल, हूं बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये बढ़े हुए विकास शुल्क की स्वीकृति तत्संबंधी मंत्रालय से नहीं ली गई है, ये मुझे पक्की जानकारी है और ये पूरी तरह से विकास शुल्क अवैध है। आप जानकारी और बढ़ा के देख लीजिए। रज्जाक भाई, ये बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को। दीप भैया, उसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए और समीक्षा होने के बाद यदि वो सही है तो लागू करना चाहिए। बगैर समीक्षा के, बगैर अध्ययन के इस तरह किसी भी चीज़ों को थोपना यहाँ के नागरिकों पर तो वो विसंगतिपूर्ण इस संबंध में जब हमने डीएनए में दोनों ही पक्षों को बुलाकर बात किया था, सभापति से भी और धमतरी के प्रतिष्ठित वकीलों से जो नागरिक के तौर पर आए थे और नेता प्रतिपक्ष से भी, तो उनका ये कहना था कि ये भीम सिंह जब कलेक्टर थे उनके समय में यह आरोपित किया गया था प्रशासक के द्वारा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कहना यह है कि ये सिर्फ अवैध कॉलोनी के लिए लागू हुआ था। इसको पूरे शहर में कांग्रेस के द्वारा आरोपित किया गया और इसके विधिवत अनुमोदन भी नहीं कराया गया है, क्योंकि सामान्य सभा की बैठक ही नहीं हुई है, एमआईसी में इस मुद्दे को लाया नहीं गया है करके। और इस संबंध में जब नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया सभापति को, तो उन्होंने धाराओं का हवाला दिया कि इस धारा के अंतर्गत हम वसूली कर रहे हैं। तब धमतरी के प्रतिष्ठित वकील ने कहा कि धारा में आप कंफ्यूज हैं, धारा जो आप बता रहे हैं वो अवैध कॉलोनियों के लिए है, लेकिन जो लोग जैसे मोटर स्टैंड वार्ड है या आमापारा वार्ड है, ये अवैध कॉलोनी के दायरे में नहीं आते, तो यहाँ आप लागू नहीं कर सकते, और आप जो लागू कर रहे हैं ये अवैध है। जैसे रंजीत भैया ने कहा ना कि इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली गई है और न ही कोई इनके पास कोई प्लान है। लेकिन भाई आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी बताइए, धमतरी में 13 अवैध कॉलोनियाँ थी जी, जिसमें से 3 अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण हुआ। अभी भी 9 अवैध कॉलोनियाँ है धमतरी में। कायदे से अवैध कॉलोनियों में आप बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि नगर निगम का टैंकर भी जा रहा है, वहाँ सीसी रोड भी बन गई, वहाँ बिजली के खंभे भी लग गए हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना चाहिए था डेवलपमेंट का, वो भी वहाँ खड़ा कर दिया गया है। तो ये था मीडिया का चौपाल, जिसमें हमारे मेहमानों ने बेबाकी से अपना राय रखा, और हम ये बता देना चाहते हैं कि ये उनके निजी विचार नहीं थे, जन भावनाएं थी जिसे उन्होंने शब्द रूप दिया। ये किसी पार्टी या व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष में समीक्षा नहीं थी। हम मिलते रहेंगे मीडिया के चौपाल में हमारे इन्हीं मेहमानों के साथ में किसी और मुद्दे को लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त, और हम अपने मेहमानों का आभार व्यक्त करते धन्यवाद देते हैं, रज्जाक रिजवी जी का, दीप शर्मा जी का, अभिषेक पांडे जी का, रंजीत छाबड़ा जी का, जिन्होंने इस पूरे मीडिया के चौपाल को रोचक और दिलचस्प बनाया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।